Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In today's class, we will finish entire आई दृष्टि जो भी बचा हुआ पोर्शन है, स्पोर्ट्स हो गया, राइट, आपके इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गई, ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हो गई, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारी हम देखेंगे। साथ ही साथ हमारा जो एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमी का रिमेनिंग पोर्शन है वो भी हम फिनिश करेंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, उसमें 4-5 वीडियोस और हैं और ये लास्ट वीडियोस है जिसमें हम पूरी आई दृष्टि को फिनिश करेंगे। ओके, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना। कुछ जगह मैंने हाईलाइट नहीं किया है, इस लेक्चर ध्यान से देखना। ज़्यादातर चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं बट बहुत सी चीज़ें मैंने हाईलाइट नहीं भी करी हैं, तो लेक्चर को ध्यान से देखना और अपनी जो मैगज़ीन की PDF आपके पास है या मैगज़ीन है उसमें साथ साथ चीज़ें अंडरलाइन करते जाना। ओके, सो विद दिस लेट्स बिगिन विद टुडेज़ क्लास। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करेंगे। देखो, स्पोर्ट्स न्यूज़ में आई दृष्टि में बहुत सारे स्पोर्ट्स का दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ पहले उनको ध्यान से पढ़ लो। ओके, सबसे पहले तो कुछ स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ लो जिनसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आता है। जैसे कि सबसे पहला नाम आएगा ईशांक सिंह का। क्यों आएगा? ये 7 साल का बच्चा है झारखंड से एंड ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस द पाक स्ट्रेट को क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, ईशांक सिंह, याद रखना इसको। श्रीलंका से तैरना शुरू किया और तमिलनाडु पहुंच गया 9 घंटे में। ठीक है, तो ईशांक सिंह का नाम याद रखना, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, झारखंड से हैं तो BPSC वाले भी याद रखना। अगला मयंक चक्रवर्ती, ये इंडिया के चेस प्लेयर हैं, आसम से बिलोंग करते हैं। ये 94th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं चेस में एंड ही इज़ द फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट से मयंक पहले अपने आप में ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखना इस चीज़ को। ओके, 94th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया मयंक हैं। ओके, ये नाम इतने ऐसा ध्यान से पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं। मैं आपको ट्रिक से ओवरलोड नहीं करूँगा, जहाँ पे ट्रिक की सच में ज़रूरत होगी वहीं पे सिर्फ ट्रिक देखेंगे। ठीक है, शीतल देवी जो कि वुमेन पैरा आर्कर हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इनको वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड्स में पैरा आर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। शीतल देवी बहुत पॉपुलर भी आप लोगों को पता होगा, तो शीतल देवी को पैरा आर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये चीज़ याद रखना। गुरजंत सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्होंने रिटायरमेंट दे दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है, इन्होंने बोला हॉकी अब गुजरे ज़माने की चीज़ें हो गई मेरे लिए, तो गुरजंत सिंह का नाम याद रखना। ओके, जैसे आपने मयंक चक्रवर्ती का नाम याद रखा, ही बिकेम द 94th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, वैसे ही जनवरी में आर्यन वार्ष्णे ये बने थे 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। ओके, याद रखना इसको। PV सिंधु, ये तो किसी परिचय की मोहताज है नहीं, इंडियन वुमेन शटलर हैं और इन्हें इलेक्ट किया गया है ऑन द चेयर ऑफ BWF एथलीट कमीशन। PV सिंधु का नाम याद रखना। मीराबाई चानू इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने लगातार 3 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसलिए न्यूज़ में थी। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी मोदी नगर उत्तर प्रदेश में, तो यूपी वाले याद रखना। ठीक है, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुई थी? यूपी में हुई थी, पहली बात तो याद रखना। और यहाँ पर मीराबाई चानू ने 3 नेशनल रिकॉर्ड्स को तोड़ा, याद रखना इस चीज़ को। ओके, इसके पहले भी नॉर्वे में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एक और नाम है हरमनप्रीत कौर का, ये इंडियन वुमेन क्रिकेटर है और इन्हें मिला है मोस्ट कैप्ड वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर। ठीक है, मोस्ट कैप्ड वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर का खिताब इनको मिला है। ओके, हरमनप्रीत कौर को। कैप्ड का मतलब होता क्या है? कैप्ड क्रिकेटर वो क्रिकेटर होता है जिसने सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट किया अपनी नेशनल टीम को इंटरनेशनल मैचेस में। ठीक है, कैप का मतलब ही होता है कि इंटरनेशनल मैच में आप कितनी बार अपीयर हो रहे हो, तो शी इज़ द मोस्ट कैप्ड वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर, याद रखना इसको। इन्होंने 356 इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है हरमनप्रीत कौर ने। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? शेख जोआ बिन हमद अल थानी। इतना लंबा नाम तो याद रख नहीं पाओगे, इतना याद रखना कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो प्रेसिडेंट हैं एक शेख जी को बनाया गया, इतना याद रखना बस। काम्या कार्तिकेयन एक इंडियन माउंटेनियर हैं, तो याद रखना काम्या की कामना होती है हमेशा पहाड़ों की ऊंचाइयों को छुएं और इस वजह से इन्होंने ग्लोबली यंगेस्ट वुमेन बन गई, सेकेंड यंगेस्ट वुमेन बन गई ग्लोबली टू स्की टू द साउथ पोल। साउथ पोल पर चढ़ाई कर दी इन्होंने, राइट। इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यंगेस्ट इंडियन है ये और सेकेंड यंगेस्ट वुमेन है ग्लोबली। इंडिया में तो यंगेस्ट हैं काम में और ग्लोबली ये सेकेंड यंगेस्ट हैं, इनसे भी कोई यंग होगा दुनिया में, जिन्होंने स्की किया है साउथ पोल को, याद रखना इस चीज़ को। ओके, क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। ऐसी ही एक माउंटेनियर है उत्तराखंड से जिनका नाम है कविता चंद। ठीक है, पहाड़ों पे देख के कविता गाने लगती हैं, कविता जी माउंटेनियर, इस तरह से याद रखना। और इन्होंने क्या किया है? माउंट विंसन पे चढ़ाई कर दी है। ठीक है,
कहाँ क्या है माउंट विंसन? अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक, वहाँ पे कौन चढ़ गई? कविता। तो याद रखना कि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक पे जाकर कविता सुना रही थी कविता जी हमारी, ठीक है। और वहाँ पे पहुँच के क्या नाम था? माउंट विंसन। ओके, उत्तराखंड से हैं ये, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रॉजर फेडरर बहुत पॉपुलर टेनिस प्लेयर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के, और इन्हें रिसेंटली इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में इलेक्ट किया गया, इतना याद रखना। ओके, वैभव सूर्यवंशी, जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, याद रखना ये बिहार से हैं, समस्तीपुर से, 14 ईयर ओल्ड इंडियन क्रिकेटर हैं। ओके, तो याद रखना कि इन्हें जो है सेंचुरी बनाने का मौका मिला, 78 बॉल में सेंचुरी मार दी इन्होंने, ठीक है, याद रखना इसको। और आगे अभी इनके बारे में और हम पढ़ेंगे, वैभव सूर्यवंशी के बारे में, इनका नाम याद रखना बस, अभी आगे और भी खबरें हैं इनके बारे में। मरियम फातिमा, ये इंडिया से वुमेन चेस प्लेयर है, एंड शी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग बिहार फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर। फिडे चेस चैंपियन होती है ना, तो बिहार की पहली वुमेन है जो फिडे मास्टर बनी, याद रखना। मरियम फातिमा, जो बीपीएससी दे रहे हैं, मरियम फातिमा और वैभव सूर्यवंशी, दोनों का नाम याद रखना, एक नया क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अर्शदीप सिंह बहुत अच्छे बॉलर हैं। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। 100 विकेट लेने वाले T20 इंटरनेशनल में बन गए पहले इंडियन, कौन? अर्शदीप सिंह। इलम पार्थी AR, ये चेन्नई से हैं और ये बहुत पुराने चेस के प्लेयर हैं, एंड ही बिकेम इंडियाज 90th ग्रैंड मास्टर। तो हमने 90th ग्रैंड मास्टर देखा, 92nd ग्रैंड मास्टर देखा और 94th देखा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि 94th वाला तो याद ही रखना, क्योंकि लेटेस्ट वही है। ओके, क्या नाम है? मयंक। BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? मिथुन मानहंस, बस इतना याद रखना। अब और बाकी कुछ स्पोर्ट्स की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, जैसे कि IPL हुआ था, ठीक है। अब IPL जो हुआ था, कौन जीता? RCB जीती है, आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ाने की ज़रूरत तो है नहीं। RCB जीती है, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच विराट कोहली रहे हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताया ना, वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो इस बार IPL में रहे थे वो वैभव सूर्यवंशी थे, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। फाइनल मैच RCB और राजस्थान रॉयल्स के बीच में ही हुआ था, और RCB जीत गई थी। विराट कोहली की काफ़ी तारीफ हुई थी, राइट। ऑरेंज कैप मिली है वैभव सूर्यवंशी को। बाकी मेंस T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया था मिलकर के T20 वर्ल्ड कप को। फाइनल मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह से हराया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था अहमदाबाद में। इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था, संजू सैमसन को मिला था। अगर आपने मैच फॉलो किया आपको पता होगा, संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था। फाइनल मैच में जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, तो उनको प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मिल गया था। बस इतना ही याद रखना। देखो, ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, बहुत कॉमन चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लेना, और ज़्यादा अपना दिमाग लगाना है, ये भी पढ़ने भी पढ़, वरना ये बहुत अथाह सागर है स्पोर्ट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर बार पूछी जाती है ना, वही सब रिपीट होती हैं। तो जितना बता रहा हूँ उतनी चीज़ें नोट कर लो बस। ICC में ये जो मेन अंडर 19 वर्ल्ड कप है, इसमें याद रखना कि इंडिया ही चैम्पियन है इसमें भी, ठीक है। इतना ही याद रखना बस। देखो, वर्ल्ड कप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वर्ल्ड कप में कौन जीता है बस इतना याद रखना है आपको। ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें भी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच दोनों ही वैभव सूर्यवंशी है। तो वैभव सूर्यवंशी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान से याद रखना। इसके बाद ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मत ध्यान देना। डायरेक्टली आ जाइए वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? नवी मुंबई में, DY पाटिल स्टेडियम। इसमें भी इंडिया जीत गया, चैंपियन था वुमेन वर्ल्ड कप में भी। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आपकी दीप्ति शर्मा थी। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे लॉरा वॉलवर्ड ने, ओके, साउथ अफ्रीका की। बेसिकली आपको दीप्ति शर्मा का नाम याद रखना है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी यही थी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए थे, ओके। तो इंडिया की दीप्ति शर्मा ने वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाम रोशन किया। कैसे याद रखोगे? दीप्ति द विकेट कीपर, दीप्ति द विकेट कीपर, इस तरह याद रखना। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैचेस होते हैं इसमें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे ना, वो शुभमन गिल ने बनाए थे, इसलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल को मिला था, ओके। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शुभमन गिल ने यहाँ पे सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया 732 रन का, ठीक है। तो 754 रन, सबसे ज़्यादा रन अभी तक किसी भी इंडियन कैप्टन ने किसी टेस्ट सीरीज़ में बनाए हों, ठीक है। तो शुभमन गिल ने एज एन इंडियन कैप्टन अब तक की टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बना दिए, 754 रन। इसके पहले सुनील गावस्कर ने 732 रन बनाए थे। क्रिकेट के बाद थोड़ी टेनिस की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें ये भी याद होना चाहिए आपको कि ये जैसे टेनिस में क्या क्या होता है, ठीक है।
जहाँ पे भी ये वेल्स ओपन लिखा रहे, ओके, मियामी ओपन। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स के हैं, मियामी ओपन हो गया, ये सब टेनिस है जहाँ पे ओपन वगैरह लिखा रहे, मतलब टेनिस की बात हो रही है। यहाँ पे जानिक सिनर विनर थे मेन में, और वुमेन में आरेना साबलेंका। ज़्यादातर में यही लोग जीतते हैं हर जगह। हाँ, अब इसमें ये सब नहीं याद रखना कहाँ से हैं कौन, ये सब नहीं पूछता है कौन जीता था। तो बस मेन में जानिक जीतते हैं और वुमेन में आरेना साबलेंका जीतती हैं ज़्यादातर जगह पे। कैसे याद रखोगे? टेनिस में ज़्यादातर जनवरी जीत रहा है, जनवरी, जैनिक और आरेना, इस तरह से याद रखना है। टेनिस में ज़्यादातर जगह जैनिक और आरेना जीत रहे हैं, ओके। यहाँ पे भी देखो मियामी ओपन में भी जैनिक और आरेना ही जीते हैं, ओके। अब पहले टेनिस की ही ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विम्बलडन, यूएस ओपन, सब में ओपन है ना, तो टेनिस की बात हो रही है, ओके। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, यूएस ओपन, ये चारों होते हैं, ओके। और इन चारों का पूछा जाता है। इसमें ना आप सिंगल वाले याद रख लो, डबल की कोशिश मत करो याद रखने की, सिंगल याद रख लो, काफ़ी है। देखो इनको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में कार्लोस का नाम आ रहा है, ठीक है। यूएस में तो कार्लोस ने जानिक सिनर को हरा दिया, लेकिन आरेना साबलेंका यहाँ पे जीत गई, ओके। तो कार्लोस और आरेना साबलेंका यूएस में तो वही है, ठीक है, कार्लोस और आरेना साबलेंका है। ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो कार्लोस और एलेना रबकीना है। तो एलेना रबकीना और आरेना साबलेंका थोड़ा सा नाम मैच नहीं कर रहा है, इसको एलेना राबलेंका ऐसे पढ़ लो आप, तो आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस में लगभग सेम ही लोग जीते हैं। कार्लो, आरेना साबलेंका, एलेना रबकीना। इतना याद रखना कि यहाँ पे आरेना साबलेंका है, यहाँ पे एलेना रबकीना है, दोनों का नाम एक जैसा होता है। यूएस में आरेना है, जिनका नाम ने पीछे पढ़ा है, और ऑस्ट्रेलिया में एलेना रबकीना है, इनकी डुप्लीकेट। इस तरह से याद रख लेना। तो कार्लोस एलेना और कार्लोस आरेना, ये आपको याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया और यूएस का। फ्रांस और विम्बलडन में कैसे याद रखोगे? याद रखना कि फ्रांस और विम्बलडन में ये मैच सुबह होते हैं। ये चीज़ क्यों याद रखनी है? देखो फ्रांस में तो AM अलेक्जेंडर मीरा सुबह मैच हो रहा है, और विम्बलडन में भी लोग जाग जा रहे हैं, ईगा जाग गए लोग, ठीक है, जाग गए। तो जैनिक और ईगा मना के क्या बन रहा है? जागा, ठीक है। तो जाग गए हैं लोग विम्बलडन में, क्योंकि फ्रांस में सुबह हो गई। तो याद रखना फ्रांस और विम्बलडन का रखना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे सुबह मैच होता है। AM जागा, ये चीज़ आपको फ्रांस और विम्बलडन में याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस का तो सेम ही नाम है, कार्लोस, एलेना आरेना, दोनों का सुनने में एक जैसा लग रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको ये चारों याद रखने हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। यूएस में आपको रनर अप का नाम भी याद रखना है, क्योंकि जानिक सिनर यहाँ पे रनर अप है, इंपॉर्टेंट नाम है, हमेशा जीतते हैं, यहाँ रनर अप बन गए। तो यूएस में रनर अप का नाम याद रखना, जानिक सिनर, ओके, जो पीछे जीतने वाला आपने पढ़ा था। अब देखो मेंस डबल ऐसा तो याद नहीं रख पाओगे, रिवाइज करना है कर लेना, फिर भी 1-2 याद रख लेना, फ्रेंच का और यूएस का, क्योंकि बिल्कुल सेम है। मार्केस जबेलोस फ्रेंच में भी हैं और यूएस में भी मार्केस और जबेलोस हैं, ठीक है। तो फ्रेंच और यूएस के जो मेंस डबल रनर के जो विनर हैं वो बिल्कुल सेम है, राइट। सॉरी, विनर जो है, रनर अप नहीं, जो विनर है मेंस डबल के वो फ्रेंच और यूएस के बिल्कुल सेम है, मार्केस जबेलोस, इतना याद रखना बस। बाकी ये सारे याद रख लेना, कोई ज़रूरी नहीं याद रखना। पूछा जाएगा तो सिंगल से ही पूछा जाता है यूजुअली। डबल्स में तब पूछा जाता है जब कोई इंडिया वगैरह का नाम हो, तब दिख जाए तब पूछा जाता है, या फिर कोई ऐसा नाम जो आपको इंडियन जैसा साउंड करे, राइट, तब पूछा जाता है। देखो हॉकी में मैन हीरो हॉकी इंडिया लीग, ठीक है, ये सब नहीं देखना है आपको देखना है हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कौन जीता है? जर्मनी जीता है, ओके। हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ है जूनियर वाला, बच्चों वाला, वो जर्मनी जीता है, याद रखना। क्वेश्चन आएगा सुल्तान अजलान शाह कप कौन से स्पोर्ट में होता है? तो याद रखना हॉकी का है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा ना कौन से स्पोर्ट की बात हो रही है। सुल्तान अजलान शाह कप किसका है? हॉकी का है, याद रखना। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है? क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स के नाम पे भी ध्यान दें। हर जगह आपको कौन हारा कौन जीता यही नहीं देखना है, आपको थोड़ा सा नामों पर ध्यान देना है। थोड़े डिफरेंट नाम होते हैं ना, उनसे पूछा जाता है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये गेम। वुमेन का जो हॉकी एशिया कप हुआ है उसमें चाइना जीता है, रनर अप इंडिया रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया की हैं उदिता का उदय हो रहा है हॉकी में, याद रखना। इंडिया रनर अप थी, चाइना जीता है वुमेन एशिया कप हॉकी में, और उदिता जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है, तो उदिता का नाम याद रखना। थोड़ी सी फुटबॉल की बातें कर लेते हैं। SAFF वाली जो भी चीज़ें हैं, या फीफा हैं, फिडे हैं, ये सब फुटबॉल से जुड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फीफा जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ होता है, और जो फिडे होता है वो चेस से जुड़ा हुआ होता है, याद रखना। ये सारी चीज़ें ऐसे कंफ्यूज करता है। इसमें एक संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट होती है, तो संतोष ट्रॉफी जान लो कि
विनर कौन रहा है? सर्विसेज। ओके, रनर अप केरला। तो याद रखना संतोष ट्रॉफी में विनर जो है सर्विसेज है। फीफा का अंडर-20 वर्ल्ड कप हुआ था 2025, चैंपियन रहा है मोरक्को। तो अंडर-20 में गोल मारा गया, गोल मोरक्को, बहुत सारे गोल मोरक्को अंडर-20 वर्ल्ड फीफा में, तो याद रखना इसको। ओके, वैसे ही बलन डोर अवार्ड किससे जुड़ा हुआ होता है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मेंस में किसको मिला ये अवार्ड? ऑस्मान डेम्बेल को। ओके, और वुमेन में एताना बॉनमैची को। अब ये याद रखना है, ऐसा इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये किससे जुड़ा हुआ है अवार्ड? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। मैन में किसको मिला है? उस्मान को। वुमेन में किसको मिला है? एताना को। कैसे याद रखोगे? बैलून कैसे साउंड कर रहे? बैलून जैसा साउंड कर रहे? बैलून, बैलून कोई मांग रहा है भाई बैलून क्यों चाहिए? आसमान में उड़ाना है, आसमान में उड़ जाएगा ना बैलून, तो आसमान में उड़ाना है तो आसमान का नाम याद रखना। ओके, तो आप बोलोगे कि भाई बैलून आसमान में उड़ाना है तो बैलून फुलाना तो आता है ना, तो आता है ना फुलाना, बैलून आता है ना, इस तरह से आता ना आसमान, फुलाना आता है तभी तो आसमान में उड़ा पाओगे ना। तो आसमान और आता है ना, दोनों याद रखना है। ओके, बैलून दो अवार्ड में दोनों के नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। याद रखना कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ है ये बैलून दो अवार्ड, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही जो डुरांड कप होता है ये भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ होता है। ओके, इसमें विनर जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC होता है। ठीक है, कौन है विनर? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, याद रखना इसको। बैडमिंटन में थॉमस कप, उबर कप क्वेश्चन आएगा, ये किससे जुड़े हुए हैं? थॉमस कप, उबर कप, ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, पहली बात तो याद रखना। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026, यह इंपॉर्टेंट है। एशिया में जो मेन सिंगल्स में विनर रही हैं शी यूकी हैं चाइना की, और वुमेन सिंगल में जो विनर है वो साउथ कोरिया की एनसी यंग है। ओके, तो कौन सा कप है ये? एशिया चैंपियनशिप। तो मेन वाले में चाइना जीता है, वुमेन वाले में साउथ कोरिया जीती है। साउथ कोरिया से एनसी यंग, चाइना से शी यूकी, याद है ना ह्यून की किताब? ठीक है, CU की, तो वही CU की चाइना वाले बैडमिंटन में जीत गए हैं। ओके, साउथ कोरिया से NCU CU की ये जीत गए हैं बैडमिंटन के एशिया कप में, याद रखना है इसको। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूरा स्किप कर सकते हो। ओके, इधर आओ, यहाँ पे आते हैं हम थोड़ा चेस में। ओके, चेस में कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप की बात करें तो इसमें जो ओपन वाला है इंडिया से मित्रभा गुहा जीती हैं, वुमेन में मैरी एन गोम्स जीती हैं। ओके, चेस में कॉमनवेल्थ जनरेट करने के लिए, चेस की फील्ड में कॉमनवेल्थ जनरेट करने के लिए मित्र से ही मैरी कर लिया, मित्र से ही शादी कर ली, मैरी कर लिया। याद रखना, चेस में कॉमनवेल्थ जनरेट करने के लिए मित्र से ही मैरी कर लिया, तो आपको ओपन और वुमेन दोनों में कौन जीता पता रहेगा। ओके, ऐसे ही याद रखना यहाँ पे चेस में मैंने आपको बताई FIDE कैंडिडेट्स में विनर कौन है? जोवोखीर सिंदारोव, उज़्बेकिस्तान के नाम से ही लग रहा है इनका। विनर वुमेन में कौन है? इंडिया की है वैशाली रमेश बाबू। तो आपको ये नहीं याद रखना है, आपको बस वुमेन कैंडिडेट इंडिया से क्योंकि जीती है तो आपको याद रखना है FIDE कैंडिडेट्स 2026 में जो वुमेन जीती है उसका नाम वैशाली रमेश बाबू है। ओके, वैशाली ने बोला देखा रमेश बाबू मैंने आपको हरा दिया ना चेस में, तो इस तरह से आपको याद रखना है वैशाली रमेश बाबू का नाम इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आ जाए वुमेन कैंडिडेट कौन विनर है FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में चेस से जुड़ा हुआ है, तो वैशाली रमेश बाबू का नाम याद रखना। आएगा तो यही आएगा, वरना इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, ये FIDE वालों का एक फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होता है, इसमें तो मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं, तो फेमस ही हैं, ये जीतते ही रहते हैं, तो इनका नाम तो याद ही रहेगा आपको, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी तो मैग्नस कार्लसन से अच्छा कौन है। एक कॉमनवेल्थ वालों की भी चेस चैम्पियनशिप होती है, तो कॉमनवेल्थ की चेस चैम्पियनशिप में कौन जीता है? यहाँ पे डैनियल हॉवर्ड का नाम तो आपको याद रखना ही है, साथ साथ वुमेन में इंडिया की विनर है श्रीजा शेषाद्री, तो इनका नाम भी याद रखना। कहते हैं ना भाई, अगर आपको एक कॉमन वेल्थ जनरेट करनी है, वेल्थ जनरेट करनी है, तो आपको थोड़ा दान कम करना पड़ेगा और पैसे का सृजन करना पड़ेगा। तो दान कम करो और सृजन करो पैसे का, तो दान और सृजन करके कॉमनवेल्थ का चेस चैंपियनशिप जीता गया। इस तरीके से इसको याद रखना। ग्लोबल चेस लीग का सीज़न 3 था, एल्पाइन पाइपर्स ने जीता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख पाओ तो याद रख लेना, क्योंकि इंडिया में हुआ था, मुंबई में हुआ था इसलिए। ठीक है, FIDE वालों का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है चेस वर्ल्ड कप, ये गोवा में इंडिया में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना। जोवोखीर सिंदारोव उज़्बेकिस्तान के जो यहाँ पे जीते थे ना FIDE कैंडिडेट्स में, इनका नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उज़्बेकिस्तान वालों के, ये बहुत जीत रहे हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा था किसी एग्जाम में, तो याद रखना विंसेंट कीमर ने जीता है। कैसे याद रखोगे? अब चेन्नई में कोई जीत रहा है तो क्या बोलोगे भाई, विनर हुआ चेन्नई में तो विन चेन, तो विन इन चेन्नई, इस तरह से याद रखना है इसको, चेन्नई वाले का नाम। ठीक है, एक एक करके ना सारे नोट कर लो, एक पेपर पे सारे आपके आ जाने चाहिए, बैठ के खाली लेक्चर देखो मत,
एक पेपर लो, पेन लो, जो बता रहा हूँ नोट कर लो, थोड़ी सी ट्रिक नोट कर लो, तो रिवाइज़ करने में आसानी रहेगी। लेक्चर के बाद एक बार बैठ के रिवाइज़ कर लोगे तो एग्ज़ाम तक तो आपको नहीं ही बोलेगा, इस बात की गारंटी है। तो आराम से पढ़ लो। ओके, ये फिडे वालों का वुमेन वर्ल्ड कप भी हुआ है। अब इसको फिडे बोलते हैं, FIDE बोलते हैं, जो भी बोलते हो भाई, मैं तो फिडे ही बोलता हूँ। तो फिडे से याद रखना आप। दिव्या देशमुख इंडिया से चैंपियन है, इंपॉर्टेंट नाम है। अभी तक आपने 3 इंडियन नेम्स पढ़ लिए वुमेन के चेस के मामले में। एक तो वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें दिव्या देशमुख, कॉमनवेल्थ वाले में सृजन शेषाद्री, और फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में वैशाली रमेश बाबू को हरा दिया। इस तरह से याद रखना। ओके, 3 नाम देख लिए वुमेन के जो चेस से जुड़ी हुई हैं, तो याद रख। अब थोड़ी बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन बॉक्सिंग से नहीं आता जाता, फिर भी याद रखना। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया 2nd नंबर पे आया है, 5 गोल्ड इंडिया लाया है। फर्स्ट कजाकिस्तान है और 2nd नंबर पे इंडिया है, याद रखना। गोल्ड वगैरह के मामले में टोटल 16 मेडल मिले इंडिया को। इंडिया में बॉक्सर्स के कुछ नाम याद रख लो। मीनाक्षी हुडा बहुत अच्छी बॉक्सर हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। ये सब गोल्ड विनर्स हैं, ठीक है। अरुंधति चौधरी, प्रीति, प्रिया, अरुंधति, विश्वनाथ, ये सब इंडिया के गोल्ड विनर्स हैं बॉक्सिंग में, तो याद रखना। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप ये थाईलैंड में हुआ था, इसमें इंडिया 4th नंबर पे। याद रखना कि जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया 2nd पे है। ये वाला नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा काम, ठीक है। इसमें चंद्रिका पुजारी का नाम याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में चंद्रिका पुजारी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रखना इनका नाम। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में कौन जीता है? पहली बात तो याद रखना, इंडिया ने होस्ट किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीनाक्षी हुडा ने गोल्ड जीता है, तो याद रखना इनका नाम। मीनाक्षी हुडा का इंडिया ने टोटल 9 गोल्ड जीते हैं बॉक्सिंग में, तो मीनाक्षी हुडा, निखत जरीन, ठीक है, वही प्रीति, जैस्मिन, अरुंधति, उन्हीं तक के नाम फिर से आ रहे हैं, परवीन, राइट। तो इन सभी ने मिलकर 9 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। अब मीनाक्षी हुडा, निखत जरीन, ठीक है, अरुंधति, परवीन, इन सब के नाम तो याद ही रखना। प्रीति पवार, ठीक है, जैस्मिन, इन सब के नाम याद रखना। ये सब बॉक्सर्स हैं इंडिया की और गोल्ड जीतती हैं हमेशा। देखो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, यहाँ पे भी इंडिया 3rd नंबर पे आया। यहाँ पे भी 2 लोगों ने जीता, किसने? जैस्मिन और मीनाक्षी ने। तो इतनी बार बार पढ़ोगे इनके नाम तो याद रहेगा क्वेश्चन में कि मीनाक्षी, जैस्मिन, प्रीति, ठीक है, निखत, अरुंधति, ये सब कौन है? बॉक्सर्स हैं। ओके, शूटिंग वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते तो वी विल इग्नोर। आर्चरी में वर्ल्ड कप हुआ तो कौन जीता? चाइना जीता। इंडिया की रैंक 5th आई। इंडिया को एक ही गोल्ड मेडल मिला। ओके, क्वेश्चन आएगा कि ज़ग्रेब ओपन किससे जुड़ा हुआ? तो टेनिस मार के मत आ जाना। ज़ग्रेब ओपन जो है ये रेसलिंग मैच है, हम रेसलिंग में आ गए हैं, ठीक है। रेसलिंग वगैरह में इंडिया ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है। इंडिया को 0 गोल्ड मेडल मिले, सिर्फ 1 सिल्वर मेडल मिला था, वो था ज्ञानेश्वरी यादव ने पाया था। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है तो रख लेना, ठीक है। बाकी एशिया की जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, उसमें इंडिया को 2 गोल्ड मिले थे। एक तो सुजीत ने जिताया था, एक अभिमन्यु ने दिलाया था। ये सुजीत कई सारे मैचेस में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ज़ाग्रेब ओपन में भी सुजीत ने गोल्ड मेडल जीता है मनीषा के साथ साथ। यहाँ पे सुजीत का साथ अभिमन्यु ने दिया था एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में, और ज़ाग्रेब ओपन में सुजीत का साथ मनीषा ने दिया था। दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। एथलेटिक्स की बात करें तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स न्यू दिल्ली में हुआ था। याद रखना इसमें इंडिया की फर्स्ट रैंक आई है। 75 गोल्ड जीते हैं, टोटल 208 मेडल जीते हैं इंडिया ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़। ओके, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया के गोल्ड मेडल विनर्स के नाम जरूर याद रखना, खास करके सुमित अंतिल का नाम जरूर याद रखना। इन्होंने जैवलिन थ्रो में जीता है। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो में है, ठीक है। इसमें ना कई बार इन लोग का नाम याद आता है किस स्पोर्ट से जुड़े हुए, ये तो पता है ये लोग पैरा एथलीट है, बट कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है उससे नाम आ जाता है। जैसे मैन जैवलिन से 2 लोग हैं, सुमित अंतिल और संदीप सिंह, इन दोनों ने ही मेंस जैवलिन थ्रो में जीता है क्या? गोल्ड मेडल। वैसे ही हाई जंप में शैलेश कुमार है। शैलेश क्या होता है? पर्वत से जंप कर गए, तो शैलेश को हाई जंप में याद रखना। रिंकू हुडा भी कहीं ना कहीं जैवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है। निषाद कुमार भी कहीं ना कहीं मेंस हाई जंप में है, तो हाई जंप में शैलेश और निषाद, ठीक है। वुमेन इसमें एक ही है, सिमरन शर्मा। ओके, सो इतनी चीज़ें याद रखना। सुमित, संदीप, ठीक है, शैलेश, रिंकू, निषाद, ये सब कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल विनर्स हैं वर्ल्ड पैरा एथलीट्स। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो कॉमनवेल्थ की जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें मीराबाई चानू, अजीत नारायण और अजय बाबू, इन तीनों ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। किसने किसने? मीराबाई, अजीत और अजय ने। कैसे याद रखोगे? वेट लिफ्टिंग के मामले में मीराबाई को कोई हरा नहीं सकता, वो अजीत हैं और वो अजय हैं, तीनों का नाम याद रखना इस तरह से। तीनों ही गोल्ड मेडल विनर हैं वेट लिफ्टिंग में, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। अहमदाबाद गुजरात में हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? छत्तीसगढ़ में। ओके, राजपुर, जगदलपुर, सरगुजा ऑफ छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला तो यही आएगा, ट्राइबल गेम्स खेलो इंडिया वाला कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा मेडल कौन से स्टेट को मिले? कर्नाटक को।
क्योंकि यहाँ के लोग नाटक नहीं करते हैं, सिर्फ खेल खेलते हैं। तो सबसे ज़्यादा 23 गोल्ड और टोटल 38 मेडल मिले हैं। क्या बिहार को कुछ मिला है? यस, 1 गोल्ड 1 सिल्वर मिला है, टोटल 2 मेडल। तो बीपीएससी वाले याद रखना, ट्राइबल गेम्स में बिहार को 1-1 मेडल मिले हैं, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। ओके, इतना याद रखना बस। अब ये जो बिहार के मेडल जीतने वाले हैं दोनों लोग हैं, इनका नाम याद रखना, क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्जाम है, हो सकता है पूछ ले। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में बिहार के कौन से 2 लोगों को, एक को गोल्ड और एक को सिल्वर मिला है? तो जो गोल्ड मिला है वो बहुत मुलायम था, वो गोल्ड तो मुलायम खारवार को मिला है, ठीक है। और जो सिल्वर मेडल मिला उसको अपनी अनामिका उंगली में पहन लिया। अनामिका नाम की उंगली होती है ना, तो अनामिका वाली फिंगर में पहन लिया, ठीक है, गोंड ट्राइब वालों ने। तो अनामिका गोंड का नाम रखना, सिल्वर की रिंग पहन ली अपनी अनामिका फिंगर में, और मुलायम था, जो गोल्ड मेडल मिला वो बहुत मुलायम था। तो मुलायम और अनामिका का नाम याद रखना। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द वो ईयर किसको मिला है? कार्लोस अल्काराज को, क्योंकि उन्होंने जानिक सिनर को भी हरा दिया, राइट। और लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला? आरेना साबलेंका को, इनको ही मिलता है वुमेन में, ठीक है। तो याद रखना ये सब कार्लोस अल्काराज, आरेना साबलेंका, जानिक सिनर, ये सब इंपॉर्टेंट नेम्स हैं टेनिस के। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स फेमस क्रिकेटर्स को अवार्ड देते हैं ये, ठीक है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर शुभमन गिल है भाई, सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। ये तो हो गया। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में कौन है? स्मृति मंधाना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? रॉजर बिनी एंड राहुल द्रविड़ को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन किसको मिला है? मैथिली राज को। तो स्मृति मंधाना और मैथिली राज दोनों का नाम है बीसीसीआई नमन अवार्ड्स, ओके। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बाद याद रखना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भी 2 चैप्टर में हुआ। पहला चैप्टर लेह लद्दाख में हुआ था जनवरी में, और दूसरा चैप्टर हुआ गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। एक लद्दाख में, एक जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। 2 चैप्टर्स हुए थे। कौन जीता था? आर्मी जीती थी, आर्मी की फर्स्ट रैंक आई मेडल्स की लिस्ट में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा। लद्दाख में मैच हो रहा है तो आर्मी तुरंत पहुंच गई खेलने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 2nd नंबर पे आ गया, और 3rd नंबर पे हरियाणा के लोग भाई बहुत खिलाड़ी होते हैं, तो ऊपर पहाड़ तक पहुंच गए खेलने। तो खेलो इंडिया विंटर गेम याद रखना, आर्मी, हिमाचल, हरियाणा, ओके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी पूछा जाए तो था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। कहाँ हुए थे? राजस्थान में। वुमेन कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ, कौन जीता? इंडिया जीता, याद रखना। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थी? संजू देवी। संजू देवी का नाम याद रखना, ओके। कबड्डी से जुड़ी हुई हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं ये। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ हुआ? दल लेक जम्मू एंड कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम भी जम्मू कश्मीर में हुआ था, 2nd वाला लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ, राइट। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स भी जम्मू कश्मीर में हुआ। इसमें कौन जीता? एमपी को सबसे ज़्यादा मेडल मिले, मध्य प्रदेश को। कैसे याद रखोगे? वाटर के मध्य में सबसे ज़्यादा अवार्ड थे। और याद रखना यूपी को इसमें 2 गोल्ड मिले हैं, 4th नंबर पर यूपी है, ओके। 1 ब्रॉन्ज और 2 गोल्ड यूपी को मिले हैं, 3 मेडल मिले हैं। अब आता है खेलो इंडिया यूथ गेम, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बिहार में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर मई में हुआ था, थोड़ा पुराना हो गया बट पूछा जा सकता है, ओके। कौन फर्स्ट आया? महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर राजस्थान। सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र को मिले, बिहार में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। खो खो का वर्ल्ड कप हुआ, खो खो में इंडिया कोई हरा नहीं सकता, तो मैन खो खो में भी इंडिया ही जीती हैं, और वुमेन खो खो में भी इंडिया ही जीते हैं, ओके। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात की जाए तो कर्नल ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 का अनाउंस किया गया था जनवरी में। इसमें गुकेश डी, इन्होंने चेस में जीत गए थे चैंपियनशिप। हरमनप्रीत सिंह को मैन हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक के लिए, और मनु भाकर को शूटिंग के लिए मिला ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ओके। क्वेश्चन आएगा, गुकेश डी किससे जुड़े हुए हैं? चेस से। हरमनप्रीत मेंस हॉकी से, क्रिकेट मार के मत आ जाना, ठीक है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, परवीन पैरा, ओके। मनु भाकर शूटिंग, ये तो सबको पता है, ओके। तो याद रखना इस स्पोर्ट्स की न्यूज़ के बाद अब कुछ कॉन्फ्रेंस एंड समिट देख लेते हैं। जितनी बता रहा हूँ उतनी याद रखना, बस ज़्यादा नहीं याद रखना है, ओके। देखो, अब नीति आयोग वगैरह की मीटिंग हर साल होती है, दिल्ली में ही होती है, इसको नहीं याद रखना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन, मेरे एग्रीकल्चर लेक्चर आपने देखा होगा, मैंने बताया था पूसा रोड पे ही होगा, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, तो न्यू दिल्ली में ही हुआ ये, ओके। सो याद रखना इसको। अब देखो, जो कोई फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ये 11th कॉन्फ्रेंस है, नहीं याद रखना है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जुडिसी इन इंडिया, ऐसे वाले पूछे जाते हैं। तो ये दिल्ली में इंडिया नेशनल साइंस एकेडमी में हुआ। किसने ऑर्गेनाइज किया था? आईआईटी कानपुर के नेशनल सेंटर फॉर जुडिसी ने, ओके। तो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जुडिसी कहाँ पे हुई? दिल्ली के इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में हुई। ये जियोडिसी क्या होता है, किसी को पता है? ये साइंस का एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि अर्थ की साइज, अर्थ का शेप, ग्रेविटी फील्ड, इन सबको स्टडी करता है, राइट। याद रखना इस चीज़ को। एकदम पहली स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कब हुई है?
फर्स्ट एवर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ हुई है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई, याद रखना। ओके, इंडियन आर्मी सेंट्रल कमांड के द्वारा कराई गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव है, लखनऊ यूपी में हुई है, याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर तो नहीं है ये, बट सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया कार्निवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ करवाती है इसको। ओके, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, एआई की बात हो रही है, इमर्जिंग टॉपिक है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखना। थीम क्या थी? वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। ठीक है, मतलब एआई के थ्रू सबका वेलफेयर हो, सबकी हैप्पीनेस इंश्योर रहे, इस चीज़ को लेकर समिट कराई गई, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। कहाँ पे? न्यू दिल्ली, भारत मंडपम में। ओके, इंडिया एनर्जी वीक, ये फोर्थ इंडिया एनर्जी वीक है, क्योंकि इंडिया एनर्जी वीक है, एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की फेडरेशन ऑर्गेनाइज करवाती है। ठीक है, तो गोवा में हुआ, याद रखना। कैसे बोलते हो भाई, एनर्जी खत्म हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, गया गोवा, इस तरह याद रखना। ओके ओके, ब्लैक स्वान समिट थोड़ा डिफरेंट है, तो ब्लैक स्वान आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलेगा, इस तरह याद रखना। ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने कंडक्ट करवाया था ये समिट को, ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ मिलके। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ने एड्रेस दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी ब्लैक स्वान समिट। ओके, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है, याद रखना। अच्छा, ये जो भारत इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है, ये तो न्यू दिल्ली में हुई, लेकिन वहीं पे उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो लखनऊ में हुई है, क्योंकि यूपी की है। ओके, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मतलब स्पीकर और सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्पीकर, ये लोग मिलके एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहाँ पे हुई है ये? लखनऊ यूपी में हुई है। यहाँ पे स्पीकर ओम बिरला ने एड्रेस दिया था, तो याद रखना इस बार की जो कॉन्फ्रेंस हुई है जनवरी में, ये लखनऊ में हुई है। ओके, वाइब्रेंट गुजरात समिट, अर्थ समिट, ये सब गुजरात में होती है। ओके, चाहे वाइब्रेंट गुजरात समिट हो चाहे अर्थ समिट हो, दोनों ही गुजरात में होती है। ऐसे याद रखना कि अर्थ को अगर वाइब्रेंट बनाना है तो गुजरात जाना होगा। ठीक है, अच्छा, इनकी डेट याद रखोगे क्या? देखो, डेट याद रखने सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसकी डेट की तो ट्रिक बन नहीं सकती है, तो आपको करना क्या है, एक पेपर लो, लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे दिसंबर तक पूरा बना लो, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कॉलम्स, पतले पतले, बिल्कुल एक पेपर सारे आ जाएँ ऐसे। ठीक है, चाहो तो कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लो, पेपर को हॉरिजॉन्टल कर लो, जन, फेब, मार्च, अप्रैल ऐसे करके बना लो। ठीक है, उसके नीचे जितने भी जन वाले दिखे वो लिख लो। ठीक है, कहाँ पे हुआ ये तो याद ही हो जा रहा है आपको लेक्चर देखते देखते, बट जितने बता रहा हूँ वो जन में हुए हैं, कुछ फेब में हुए हैं, उनको उसके नीचे लिस्ट कर लो। और जब इस तरह से पढ़ोगे ना कि ये तो आपको एग्ज़ाम में याद आएगा कि अगर डेट दी हुई है तो आपको याद आएगा नहीं ये वाली कॉन्फ्रेंस तो मैंने फेब के नीचे लिखी थी, तो आपको याद आएगा कि हाँ फेब में होगी ये वाली, अभी टाइम है, तो इसको फटाफट से बना लो। ये एक्सरसाइज एक बार कर लोगे तो काम आती है, यही सब साल भर रहेगा अभी न्यूज़ में, तो इसको एक बार बना लेना। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे करके, और जो भी कॉन्फ्रेंस मैं बता रहा हूँ उनके मंथ वाइज उसके नीचे लिख लेना। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना कहाँ हुई थी, बस इतना ही करना है। इस पेज को 2-3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव, ट्राइब से जुड़ा हुआ कुछ भी होता है तो इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। न्यू दिल्ली में हुआ था नवंबर में। ट्राइबल लिटरेरी फेस्ट भी न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, सुजलम भारत समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखना, नवंबर में हुआ था, नवंबर के बिल्कुल एंड में सुजलम भारत समिट हुई थी, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ओके, कौटिल्य इकोनॉमिक इनक्लेव न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, थर्ड उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, एग्जाम में दे देगा लखनऊ नहीं, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। आदि कर्म योगी अभियान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में करी गई। ठीक है, विकसित भारत को लेकर नेशनल समिट ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स इमर्जिंग टॉपिक है, याद रखना। पटना में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, जो भी लोग बीपीएससी दे रहे हो याद रखना कि नेशनल समिट हुई थी टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेकर के अगस्त में 2025 में। कहाँ पे? ज्ञान भवन पटना में हुई थी। थोड़ा डिफरेंट है तो याद रखना इसको। देखो न्यू दिल्ली वाले तो याद हो जाते हैं, जो अलग जगह पे होते हैं ना वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पटना में नेशनल समिट और टेक्निकल टेक्सटाइल्स हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बस बाकी ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत पुरानी है, ये नहीं पूछी जाएंगी, अभी रिसेंट वाली पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो इस पेज पे दी हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को देख लो, एक है काठमांडू कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल, काठमांडू का है तो नेपाल में हुआ होगा। ठीक है, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई है। वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस, ये वियना ऑस्ट्रिया में हुई। ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस हुई वियना ऑस्ट्रिया ने। यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था हमारे एडीजी आनंद प्रकाश बड़ोदा ने।
तो याद रखना वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ हुई थी? 2026 वाली, अभी अप्रैल में हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी, याद रखना इसको। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अभी मार्च में ही हुआ था। मलेरिया वगैरह टॉपिक, हॉट टॉपिक होते हैं, एग्जामिनर्स पूछता है, तो मलेरिया कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई थी, याद रखना, ठीक है। डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, मलेरिया वगैरह को लेके वैक्सीन भी बनाई गई है अभी कुछ नई, ठीक है। तो डेंगू को लेके एक नई वैक्सीन बनाई गई, ये सारी चीज़ें अभी हम जब साइंस वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। एक कॉन्फ्रेंस थी, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, एग्री फूड सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वुमेन इन्वॉल्व है, तो न्यू दिल्ली में हुई थी, याद रखना इसको, ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। आजकल मोबाइल की वजह से सबके सर में क्या हो रहा है? सबके सर में पेन हो रहा है, तो स्पेन में हुआ था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। इंटरनेशनल संतल कॉन्फ्रेंस दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में हुई थी, थोड़ा डिफरेंट है, तो याद रखना संतल कॉन्फ्रेंस दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में हुई, ओके। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ज़रूर याद रखना, 25 से 27 फरवरी तक, बजट आने के ठीक पहले वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आ गई थी, ताज पैलेस इन न्यू दिल्ली, ओके, याद रखना इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जो बातचीत हुई वो नई दिल्ली में हुई, इसका थीम भी याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज़, 3V फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम थी इस बार की सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की। आयुष कॉन्फ्रेंस थर्ड है, ये थर्ड इंटरनेशनल लेवल की आयुष कॉन्फ्रेंस है, मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का वो है उसको लेके कॉन्फ्रेंस हुई, दुबई में हुई ये कॉन्फ्रेंस। कैसे याद रखोगे? आयुष वाले क्या कर रहे हैं आजकल? दवाई बना रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई, तो दवाई दुबई, इस तरह से याद रखना, ओके। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट नई दिल्ली। ग्रीन AI हो या दवाई हो, सब कुछ दुबई में हो रहा है, याद रखना। अब आप देखोगे आयुष वाली कॉन्फ्रेंस तो दुबई में हुई, लेकिन इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील के साओ पालो में हुई। कैसे याद रखोगे ये चीज़? आयुर्वेद वाले जब दवाइयाँ काम नहीं करती, डॉक्टर क्या बोलता है, भाई इससे अच्छा तो आप सुई लगा लो, साओ पालो, याद रखना, ठीक है। आयुर्वेद दवाई काम नहीं करी तो सुई लगा लो। इंटरनेशनल गीता महोत्सव, गीता की बात हो रही है तो कुरुक्षेत्र में ही होगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ओके। वर्ल्ड समिट ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उत्तराखंड देहरादून में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सब आते रहते हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की समिट जो हो रही है वो देहरादून उत्तराखंड में हुई है, याद रखना, अभी नवंबर में हुई थी लास्ट ईयर। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली वाला भी न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन बायोस्फीयर रिजर्व, ये हांगझोउ चाइना में हुआ, और एशियान इंडिया समिट कुआलालंपुर मलेशिया में हुई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एशियान इंडिया समिट कुआलालंपुर मलेशिया में हुई, और वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ये हांगझोउ चाइना में हुई, ओके। मलेशिया चाइना की अब तक आपने पहला बार देखा इस पूरे कॉन्फ्रेंसेस वाले में, तो मलेशिया में कौन सा हुआ? एशियान इंडिया समिट। चाइना में कौन सी हुई? बायोस्फीयर रिजर्व वाली कांग्रेस, ओके। बिम्स्टेक की यंग लीडर समिट हुई, कहाँ पे? गुवाहाटी, आसाम में। गुवाहाटी को आप युवाहाटी कर लो, ठीक है। युवाहाटी मतलब यंग लोग आए थे बिम्स्टेक की समिट करने के लिए। यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर समिट कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा समिट न्यू दिल्ली में होती है, बुद्धिस्ट वाली कोई भी हो न्यू दिल्ली वगैरह में ही होती है, ओके। इसमें से इतना याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो यही इंपॉर्टेंट वाले पूछेंगे, ठीक है। ज़्यादा मत पढ़ना, जितना बताया पढ़ लेना। सबकी डेट याद रखने तरीका वही है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा ऐसा करके कॉलम बनाओ, और जहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस जिस मंथ में हुई है उसको उसके नीचे लिख लो। तो जब ये कॉलम्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे ना पूरे ऐसे करके, तो आपको याद रहेगा कि मार्च के नीचे मैंने ये लिस्ट देखी थी। सबसे ज़्यादा देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई मैंने नवंबर में ये देखी थी, जनवरी में ये देखी थी, ठीक है। और ब्रैकेट में सबके नाम की जगह नीचे छोटी सी लिखना, न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। ये वाली आपकी मलेशिया में हुई है, ऐसे करके ये वाली दुबई में हुई है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना सबके नीचे, तो आपको याद हो जाएगा। ये एक्सरसाइज अभी कर लो, भले ही आपको लेक्चर पॉज करना पड़े, अभी कर लो, वरना बाद में लौट के आने वाले नहीं हो, मुझे पता है। एक बार लेक्चर ख़त्म होता है फिर दिखते नहीं हो आप लोग कहाँ गए। आप लोग अभी तो सोचोगे कि पहले लेक्चर ख़त्म हो जाए फिर बाद में मैं कर लूँगा, और जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ उसके बाद से हम कौन और आप कौन कुछ पता नहीं चलता। कुछ इंपॉर्टेंट डेज और वीक देख लो, ठीक है। इसमें थीम सबकी याद नहीं रखनी है, थीम बिल्कुल फालतू की चीज़ है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी खाली इनकी थीम याद रखनी, लेकिन आपको याद रखना है डेट, ठीक है। डेट किसी भी पूछ सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट डेट से याद रखो, जैसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2026 अभी 29 जून को मनाया गया, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डेट कब हुई? 29 को, ओके। 29 के बाद क्या आती है? 30,
इकतीस तीस, इस तरह रखना 29 30 तो आपको स्टेटिस्टिक याद रहेगा 29 30, ठीक है। 29 में भी 30 आ रहा है तो 30 29 ऐसे करके याद रखना। नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं 28 फरवरी को, ठीक है। कैसे याद रखोगे? लोग इस बात की साइंस का पता लगाना चाह रहे हैं कि 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी ऐसे 4 साल में एक बार क्यों आता है। इस चीज़ की साइंस लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो 28 फरवरी का नेशनल साइंस डे होता है, ये बात इस तरह से याद रखना, ठीक है। ये नहीं याद रखना है, किसी काम का नहीं है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को होता है, 26 को रिपब्लिक डे होता है और 25 को वोटर्स डे होता है। माई इंडिया माई वोट ये थीम थी, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। वोटर्स डे के दिन ही टूरिज्म डे भी होता है। भाई वोटर वोट डालने के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत टूर करना ही पड़ जाता है। कहीं रह रहे हैं, हमारे दिल्ली में रह रहे हैं, अपने गांव जाके वोट डालना है, थोड़ा बहुत टूरिज्म तो हो ही जाता है। तो इसलिए 25 को ही टूरिज्म डे भी है। तो टूरिज्म डे हो या वोटर्स डे एक ही दिन होता है, याद रखना। उसके ठीक एक दिन पहले 24 जनवरी को होता है गर्ल चाइल्ड डे। एक गर्ल चाइल्ड पूछती है कि भाई मैं भी वोट दे सकती हूँ क्या 24 को 25 को, कल वोटिंग डे है। तो लोग बोलते नहीं अभी तुम चाइल्ड हो, अभी नहीं, बट बड़ी होकर ज़रूर दोगे, ठीक है। तो गर्ल चाइल्ड डे ठीक वोटिंग डे के पहले होता है 24 जनवरी को, याद रखना, ठीक है। और 24 जनवरी से ठीक 12 दिन पहले होता है नेशनल यूथ डे, ठीक है। इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, खुद को इग्नाइट करो और वर्ल्ड में इम्पैक्ट डालो। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है, याद रखना इस चीज़ को। जनवरी के याद हो गए। सबसे पहले यूथ डे आएगा 12 को, फिर 12 दिन बाद आएगा गर्ल चाइल्ड डे और उसके ठीक अगले दिन वोटर डे और टूरिज्म डे, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे तो अब पता होगा आपको 25 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे क्यों माना गया? क्योंकि उसके ठीक पहले 24 दिसंबर को कंज्यूमर के राइट्स को मेंटेन करके रखा गया था। 24 को कंज्यूमर के राइट्स को मेंटेन कर लोगे तो 25 को गुड गवर्नेंस डे मना पाओगे। इस तरीके से याद रखना। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 14 दिसंबर। अब एनर्जी को कंजर्व करना है आपको, राइट। तो या तो आप एक ही एसी लगाओ पूरे घर के लिए, 1 AC फॉर ऑल, सारे घरों के लिए, सारे कमरों के लिए एक एसी लगा दो, तो 1 AC फॉर ऑल, ठीक है। और दिसंबर में कैसे याद रखोगे? क्योंकि भाई एनर्जी कंजर्वेशन दिसंबर में ही हो पाता है। 1 AC फॉर ऑल दिसंबर में ही पॉसिबल है। इनफैक्ट 0 AC कर दोगे तभी काम चल जाएगा, क्योंकि दिसंबर में ठंड होती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात कोई जून में नहीं कर रहा है, दिसंबर में कर रहे हैं, जब ऑलरेडी एनर्जी कंजर्व भी होती है, तो ठीक है। तो 14 को बोल देते हैं कि भाई AC चला नहीं पा रहे हो तो हीटर चला रहे हो तो 1 हीटर फॉर ऑल रूम कर दो, एनर्जी कंजर्व कर लो। तो दिसंबर में हो रहा है, खूब ठंड के महीने में, ताकि एनर्जी कंजर्व हो सके। इस तरह से 1 फॉर ऑल याद रखना, ओके। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, पॉल्यूशन आपको पता है दिवाली के बाद बढ़ जाता है, तो अराउंड जब दिसंबर शुरू होता है 2 दिसंबर को ही पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। इसकी थीम याद रख लेना, नेशनल लिविंग फॉर ग्रीनर, सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीनर फ्यूचर। ये पॉल्यूशन कंट्रोल डे की थीम है। इसको तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो भाई। पॉल्यूशन जब बहुत बढ़ता तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं आप? पॉल्यूशन कंट्रोल कर दे, ठीक है, कर दो या कर दे, कुछ भी बोलते हो। पॉल्यूशन कंट्रोल कर दो या कर दे, तो 2 दे 2 दिसंबर, इस तरह से याद रखना। पॉपुलेशन कंट्रोल कर दे, हमेशा याद रहेगा। देखो ये डेज कभी नहीं बदलते, एक बार याद कर लोगे हमेशा याद रहेंगे। जितने करवा रहा हूँ उतने कर लो, काफ़ी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे तो बताने की ज़रूरत है नहीं, 26 नवंबर को ही होता है। इसके अलावा एजुकेशन डे भी इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर, ठीक है। एजुकेशन में 11 याद रखना, क्योंकि 11 विश मांगते हैं बच्चे, पास हो जाए भगवान, ठीक है, पेपर लीक ना हो और पास हो जाए, तो 11 याद रखना। एकता दिवस अक्टूबर 31, एकता अक्टूबर, ऑक्ता, एकता या ऑक्तो एक जैसा ही है ना, लग रहा है। बंगाली में एकता बोलोगे तो ऑक्ता बोलते हैं, एकता ऑक्ता। तो एकता दिवस अक्टूबर में होता है, ये तो याद ही रहेगा आपको। 31 अक्टूबर को होगा, कैसे याद रखोगे? हिंदू मुस्लिम सिख तीनों धर्मों के लोग एक साथ आ जाते हैं एकता दिवस मनाने, ठीक है। चौथा क्रिश्चियन इंडिया में है नहीं, कम है, तो हिंदू मुस्लिम सिख तीनों एक साथ आ जाते हैं ओक्तो दिवस मनाने, अक्टूबर 31 अक्टूबर याद रखना, ओके। नेशनल डॉल्फिन डे इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर। डॉल्फिन 5 को आप फिश से याद रख सकते हो, राइट। अक्टूबर को ऑक्टोपस से याद रख सकते हो। फिश एंड ऑक्टोपस, डॉल्फिन डे मनाया जा रहा है। डॉल्फिन के साथ एक फ़िश और एक ऑक्टोपस चल रहा है, इस तरह से फिश ऑक्टोपस। तो आपको 5 अक्टूबर हमेशा याद रहेगा। टीचर्स डे तो पता ही है आपको, 5 सितंबर, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखना, कारगिल विजय दिवस, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये तो अपने आप आपको याद ही होगा मुझे लगता है। हाँ, कैंसर अवेयरनेस ऊपर भी दिया था, ये 7 नवंबर को होता है, याद रखना। शायद पूछ लिया जाए, वैसे उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट शायद पूछ लिया जाए। कैंसर अवेयरनेस 7 नवंबर, ठीक है। जब किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो 7 अगर किसी का मानता है तो नो वन, कोई साथ नहीं देता, नो वन गिव द साथ, ठीक है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस 7 नवंबर, 7 नवंबर, ओके।
नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर, कैसे याद रखोगे? हमारे देश में लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से डरते हैं, कभी गलती से कोई लीगल मामला फंस गया, लोग क्या कहते हैं, नो नो भाई कोर्ट कचहरी से दूरी रहो, तो नो नो याद रखना, कोर्ट कचहरी का दिन है, ठीक है। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, किसी भी न्यूज़ को चाहे आप कितना ही प्रेस क्यों ना कर दो, वो न्यूज़ शोले की तरह भड़क उठेगी, ठीक है। प्रेस को दबाया, शोला भड़क गया, ओके। ये ईयर्स याद रख लेना कुछ। जो 2026 है उसको यूएन ने क्या अनाउंस किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और 2027 को बोला गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म। 2029 को बोला गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये दोनों हैं, ठीक है, वुमेन फार्मर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वॉलंटियर्स वाला याद रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तो 21 जून को होता है, आपको पता ही है। उसके ठीक एक दिन पहले रिफ्यूजी डे होता है 20 जून को, ठीक है। 20 जून को लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मगर 21 जून को उठते हैं तो उनको योगा करना ही पड़ता है, तो पहले रिफ्यूज़ किया, अगले दिन उठ के योगा शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, 20 तारीख को रिफ्यूज़ कर क्यों रहे थे? थोड़े से सिक थे वो, 19 को सिक थे, 20 को रिफ्यूज़ कर रहे थे योगा करने से, और 21 को जाके योगा करना ही पड़ता है। तो याद रखना, जो नहीं करना पड़ा वो भी करना पड़ रहा है जून के महीने में, इस तरह से जून याद रहेगा। 19 को थोड़े से सिक हो गए थे, 20 को मना कर दिया हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मगर 21 को योगा करना ही पड़ा। तो अगर आपको 21 को योगा डे याद है तो 20 और 19 का रिफ्यूजी डे और सिकल सेल अवेयरनेस डे भी याद रहेगा, ओके। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन को लेकर 17 जून को मनाया जाता है हर साल, याद रखना। जून के महीने में ही डेजर्ट बनती है, एकदम मिड जून आ गया है, ठीक है, पीक गर्मी पड़ रही है, हर जगह डेजर्ट हो रही है, तो 17 जून, ठीक है। जून में गर्मी सबको सता रहा है या सता रही है, 17 याद रखना, ओके। इस वजह से चारों तरफ डेजर्ट बनती चली जा रही है। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून, ठीक है। ओशियन कैसा है? इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ है, राइट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। इसके पहले 22 मई को होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डे, ठीक है। अब बताओ 22 अप्रैल को क्या होता है और 22 मार्च को क्या होता है? पहले ही पूछा है मैंने आपसे। 22 मई को होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डे, ठीक है। 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे, आवर पावर आवर प्लैनेट। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। एक और याद रखना है तो 3 मार्च याद रख लो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब आपको देखो क्या क्या याद रखना है एनवायरमेंट रिलेटेड। 3 मार्च से शुरू होती चीज़ें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है, ठीक है, याद रखना है इसको। इसके बाद 22 हर महीने के इम्पॉर्टेंट है। 22 मार्च को आपका वाटर डे हो गया, 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे हो गया, ठीक है, यानी कि 3 मार्च को वाइल्ड डे, 22 मार्च को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, फिर 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, 5 जून को एनवायरनमेंट डे एंड 17 जून को डेजर्टिफिकेशन डे। तो इस तरह से आपको एनवायरनमेंट वाले सारे अलग से नोट कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चाहो तो इनफाइनाइट ओशियन भी ऐड कर सकते हो, ओशियन डे बीच में, ठीक है। एंटी टोबैको डे 31 मई को होता है। 1 मई को लेबर डे होता है, लेबर वगैरह याद है, बहुत ज़्यादा टोबैको वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो 31 मई को लास्ट में लेबर डे मनाते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है, 23, ओके। एक कछुए जैसा बन गया ना शेप, तो 23 में याद रखना वर्ल्ड टर्टल डे होता है। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, ठीक है। देखो नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को था, शोला भड़क गया, प्रेस को दबा दिया, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई। प्रेस फ्रीडम डे को याद करने से पहले अभी खबर आई है कि बीपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है। इसी के साथ मेरा इस आई दृष्टि को एक बार में कराने का इरादा भी पोस्टपोन कर दे रहा हूँ मैं। हम ये डेट्स तो आज याद कर लेते हैं, अगला लेक्चर मंडे या ट्यूसडे को आएगा, धीरे धीरे करेंगे, आराम से अच्छे से करेंगे अगर करना ही है तो, ठीक है। साइंस का अलग आएगा, एनवायरनमेंट का अलग आएगा, और अच्छे से करेंगे। सो कोशिश करेंगे कि हाँ नेक्स्ट वीक में फिनिश हो जाए, बट मेन हम लोग बीपीएससी के लिए ही तो जल्दी करवा रहे थे, बट अब क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो थोड़ा सा आराम से करेंगे, ठीक है। बट डोंट वरी, लेक्चर आते रहेंगे हर 1-2 दिन में एक बार, ओके। प्रेस को फ्री करना है इंटरनेशनली, आप करना चाहते हो?
तेरे में इतना दम है, थ्री में इतना दम है कि प्रेस को फ्री कर दे, इस तरह से याद रखना। आगे याद रखो इंटरनेशनल लेबर डे 1 में आपको पता ही है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? 24 से 30 अप्रैल तक, ओके। इम्यूनाइजेशन वीक है तो लोग एप्रन पहन के घूमेंगे, एप्रन वाला कोट होता है, पता ना, एप्रन केमिस्ट्री लैब में पहनते हो आप, तो एप्रन वाला कोट पहन के ही इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाएगा। तो अप्रैल में होता है, ये तो याद ही रह जाएगा। साथ ही याद रखना कि 24 से लेकर 30 अप्रैल तक इम्यूनाइजेशन वीक होता है, ओके। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को। इसीलिए 25 अप्रैल को मलेरिया डे है, तो 24 से 30 तक डर के मारे वो इम्यूनाइजेशन वीक चला रहा है, ठीक है। और अभी 22 को इन्होंने अर्थ डे बनाया है, तो 22 को अर्थ डे बनाया, 25 को मलेरिया हो गया, 24 से 30 तक इम्यूनाइजेशन वीक चल रहा है, ये तीनों याद रखना। बीच में ही कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को, ओके। 25 अप्रैल को हुआ मलेरिया, 26 अप्रैल को बोल रहे हैं कि मैंने वैक्सीन तो बना ली है बट वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को दे नहीं सकता, तो 26 अप्रैल को ये सब चल रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को लिंक करके याद रख लेना, ओके। वर्ल्ड अर्थ डे मैंने आपको बता ही दिया 22 अप्रैल, तो 22 वाले सारे एक साथ रखना, 22 मार्च, 22 मई, 22, ठीक है, ये सारे एक साथ याद रखना। क्या क्या याद रखोगे? 3 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ठीक है, फिर 5 जून और 17 जून, इतने तो आपको एक साथ याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, ओके। और इनकी थीम भी देख लेना। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, देखो हेल्थ का हो गया, इम्यूनाइजेशन का हो गया, मलेरिया का हो गया, ये सब अप्रैल में होते हैं, याद रखना, ठीक है। हेल्थ डे 7 अप्रैल। ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, फेमस है, सबको याद होता है। वर्ल्ड वाटर डे मैंने बताई दी आपको 22 मार्च को, ओके। 22 मार्च को वाटर नहीं पिया तो 24 मार्च को आपको ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलते रहना यस वी कैन एंड टीबी, इसलिए 22 को पानी ज़रूर पीना, तब 24 को आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, ठीक है। याद रखना सारे नहीं पढ़ने, आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट है बट नहीं, नेशनल वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल में बहुत कम पूछे जाते हैं, खास करके एनवायरनमेंट वाले ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका ये रेयर डिजीज़ डे हो गया, ये पूछा जा सकता है। जैसे 28 तारीख के बाद 29 तारीख एक रेयर तारीख है ना, वैसे ही 28 फरवरी को रेयर डिजीज़ डे मनाया जाता है, याद रखना इसको, ओके। वर्ल्ड पल्सेस डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 फरवरी, ठीक है। दाल 10 ऐसे करके याद रखना, कहते हैं ना दाल दो, कितना दाल दूँ? 10 किलो दाल दे दो, ठीक है। तो दाल 10, दाल 2 क्यों बोल रहा हूँ? फरवरी दूसरा महीना होता है ना, तो 10 2, ओके। पल्सेस डे याद रखना। वर्ल्ड लेप्रेसी डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, जब इंडिया में उधर वोटर्स डे मनाया जाता है, टूरिज्म डे मनाया जाता है, उसी दिन दुनिया भर में लेप्रेसी डे मनाया जाता है। इस तरीके से लिंक करके याद रखना तो याद रहेगा। और वहीं साथ में वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, ओके। एंड आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर को, ठीक है। हेल्थ का कवरेज आपको एक बार में इंश्योरेंस लेके करवा लेना चाहिए, ताकि बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे डॉक्टर, बार बार डिस्टर्ब ना करे, बार बार डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़े, तो बार बार, ठीक है। हेल्थ कवरेज डे याद रखना, बार बार आपको डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़े, इसलिए एक बार में हेल्थ इंश्योरेंस से अपना कवरेज करा लो, 12 हेल्थ कवरेज डे, ओके। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। कोई आपसे पूछे ह्यूमंस के राइट्स कितने, ह्यूमंस के पास कितने राइट्स हैं, तो आप बोलोगे 10-12 राइट्स हैं, 10-12 ऐसे करके याद रखना, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आप वर्ल्ड एड्स डे याद रखना, ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत फेमस है ये तो। इसके अलावा वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, देखो पोलियो डे 24 अक्टूबर को है, ट्यूबरक्लोसिस 24 मार्च को है, राइट। 25 अप्रैल को क्या है? मलेरिया डे, ठीक है। तो मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस डे और पोलियो डे, ये तीनों तो याद ही रख। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 13 सितंबर, ओके। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वाला याद कैसे रखोगे? देखो किसी की हेल्थ ख़राब हो, ठीक है, किसी की मेंटल हेल्थ अगर ख़राब हो जाती है, मेंटल हेल्थ या तो ऑन होगी या ऑफ होगी, ठीक है। तो ऑन ऑफ से याद रखना, ऑन से 1 और ऑफ से O। इस तरह से आपको मेंटल हेल्थ डे 10 को होती है तो याद हो गया, या तो ऑन या ऑफ, ठीक है। और अक्टूबर 10वां महीना भी होता है, तो 10-10 है मेंटल हेल्थ, ऑन या ऑफ, ठीक है। 10-10 याद रखना, ओके। मेंटल हेल्थ में यही होता है, ऑन है ऑफ है, ऑन है ऑफ है मेंटल हेल्थ। ओजोन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर याद रखना, ओके। राइनो डे 22 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त, ठीक है। अब ये सब आप खुद से भी याद करना, थोड़ी मेहनत खुद से भी करो, मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, आई थिंक इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट मैं टिक कराएं अच्छे से पढ़ के जाना, थीम सबकी नहीं याद रखनी है, ठीक है।
थीम्स वगैरह इस डेज अगर पूछा जाए तो डेज ही मैच करने को देंगे। थीम वो बहुत कम पूछते हैं, मतलब जैसे यूएन वाली बताई ना मैंने, वो पूछ सकते हैं कौन से ईयर को क्या बोला गया है, ठीक है। बाकी ये जो 22 अप्रैल, 22 मार्च और 22 मई इनकी बताई, इनकी थीम देख लेना, ठीक है। 17 जून वाले की थीम देख लेना, 5 जून वाले की थीम देख लेना, और अगर 3 मार्च वाले की कोई थीम है तो भी देख लेना। इतनों की थीम आपको देखनी है। बाकी जस्ट एन्जॉय कुछ दिनों का। अभी अभी पता चला कि पेपर पोस्टपोन हो गया, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं साइंस और एनवायरनमेंट को थोड़ा आराम से रिकॉर्ड कर सकूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।